अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। पता चला है, गांव और बस्ती क्लिनिक से गरीबों तक अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के नारसिंगी में 225 बिस्तरों वाले नवस्थापित शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री केटीआर ने शंकरा नेत्र मंदिर की चिकित्सा सेवाओं की प्रशंसा की। ग्रामीण क्षेत्रों से आंखों की समस्या वाले लोगों को क्लिनिक पर लाना और सेवाएं प्रदान करना बहुत अच्छी बात है। मंत्री ने कहा, प्रकाश कार्यक्रम की शुरुआत सीएम केसीआर के साथ हुई थी। सीएम केसीआर ने केरल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ खम्मम में कंटी वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत की। We launched this program late last year in December 2022. 4 chief ministers together, the Chief Minister of Kerala, Chief Minister of New Delhi, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Telangana. All 4 of them came together on a dais and they've launched this in Khammam in Telangana. And as of yesterday, I have to share this with you. As of yesterday, in fact, in the second round of Kanti Velugu, we have completed 1 crore screenings along with glasses, along with glasses that have been given to those who require. And most importantly, even these glasses are currently made in Telangana. It is manufactured right here in Hyderabad in our medical devices park. As Murli Garu said, we understand and we believe Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam. Anni అంగాల్లోకెల్లా కళ్ళు చాలా ప్రధానమైనవి. ఎందుకంటే కళ్ళు ఉన్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా చూడవచ్చు. అన్ని రకాల డిఫెక్ట్స్ అందుకే తొలగించాలి అని వారు చెప్పారు. చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్ద వయసులో ఉండే పెద్ద మనుషుల దాకా అందరికీ కూడా కంటి చూపు చాలా ముఖ్యమైన మాట వారు అన్నారు. అయితే నాకు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట్లాడుతుంటే ఒక మాట అనిపించింది. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना को हंसी का पात्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की। उन्हें इस बात का गुस्सा है। उन्होंने सुनहरे तेलंगाना को अलग रखकर एक सुनहरा परिवार खड़ा कर लिया है। उन्होंने शिकायत की, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। केवल केसीआर 9 साल में एक बार भी सचिवालय नहीं आए। किशन रेड्डी ने कहा, सीएम केसीआर साजिश रचकर बीजेपी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रश्न पत्र लीक कर छात्रों की जिंदगी के बारे में जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में गांधीनगर डिवीजन बीआरएस पार्टी की भावना बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को वोट देने और जीतने वाले लोगों के साथ जो किया उसका विरोध किया। उन्होंने किशन रेड्डी को चुनौती दी, वे सिकंदराबाद में विकास पर चर्चा के लिए आए और अपनी मर्जी से बात करें। 10वीं की प्रश्न पत्र लीक मामले में बंडी संजय जमानत पर जेल से रिहा हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, वह सरकार से 3 मुख्य मांगे कर रहे हैं। केटीआर को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। टीएसपीएससी के मामले में सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। 30 लाख युवा इस बात से नाराज है, केटीआर ने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर को साजिश के आरोप में इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों पर बात की है। वे टीएसपीएससी लीकेज मामले में पीड़ित युवाओं को 1 लाख की मुआवजा देना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, स्मृति ईरानी, तरुण चुग, सुनील बंसल समेत कई नेताओं ने फोन कर संजय से मुलाकात की। उन्होंने फोन पर घटनाक्रम की जानकारी ली। राष्ट्रीय नेताओं ने कहा, सभी केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व आपका समर्थन करेंगे। जनता के मुद्दों पर डटकर लड़ने की सलाह दी। मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय पर जमकर निशाना साधा है। संजय को जमानत मिल गई और वह बाहर आ गए। उन्होंने कहा, वह खुश है, वह जीत गए हैं और सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया, अगर अदालत कहती है वह निर्दोष है तो वह जीत गए हैं। सीपी पर आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कल बीआरएस एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट में घटनाक्रम जानने को कहा। भाजपा के अधिवक्ताओं पर कल न्यायपालिका पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बंडी संजय गुस्से में है, पुलिस ने उसके खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और कोर्ट में झूठ बोला। बंडी संजय ने कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के वकीलों ने मना कर दिया। बंडी संजय ने कहा, जेल से बाहर आने के बाद वह पुलिस को धमकी दे रहे थे, यह मेरे फोन का क्या कर रहे हैं। उनके वकील भी
इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बंडी संजय पेपर लीक साजिश में पल्ला राजेश्वर रेड्डी को A1 के रूप में आरोपी बनाया है। जब भी जरूरत पड़ी बीजेपी के नेता जजों को ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र ने कहा, बीआरएस सिंगरेनी के निजीकरण को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। सिंगरेनी निरीक्षण के लिए केंद्र ने काफी मेहनत की है। दरअसल सिंगरेनी के भीतर का कहा जा रहा है। इटेला ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, बीआरएस नेता लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी सचेतक बालका सुमन ने कहा, सिंगरेनी कोयला खदानों को नीलाम करना गलत है। उन्होंने सिंगरेनी को दोस्त अदानी से बांधने की कोशिश के लिए मोदी की आलोचना की। उनकी मांग है, जो कंपनी मुनाफे में चल रही है उसे पंगु नहीं किया जाना चाहिए। बालका सुमन ने गुस्सा जाहिर किया। संजय सिंगरेनी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। 3 बार नीलामी का नोटिस देने के बावजूद अब तक कोई सामने नहीं आया है। 4थी बार उन्होंने 4 कोयला खदानों की नीलामी का विज्ञापन दिया है। भाजपा नेता बेशर्मी से सिंगरेनी का निजीकरण नहीं करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया, सीएम केसीआर ने सिंगरेनी के निजीकरण नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। बंडी बिना समझे बोलने के लिए संजय की आलोचना करते हैं। उन्होंने सवाल किया, अगर सिंगरेनी का निजीकरण नहीं किया गया तो कंपनी को कोयला खदान आवंटित क्यों नहीं किया गया? सरकार अंबेडकर प्रतिमा के साथ ही शैक्षणिक सचिवालय का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है। इन 2 बेहतरीन संबुरों को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस महीने की 14 तारीख को 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण होगा और 30 तारीख को डॉक्टर BR अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय देश के लोगों, आगंतुकों और सरकार प्रशासन के लिए खुलेगा। देश में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का निर्माण पूरा हो गया है। इस संरचना को बनाने में 7 साल लगे, जो भारत के लिए एक बेंचमार्क के रूप में खड़ा है। 2016 में सीएम ने घोषणा की है कि 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर टैंक बंड के पास भारत के संविधान के संस्थापक डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तदनुसार 14 अप्रैल 2016 को NTR पार्क के बगल में 11.4 एकड़ क्षेत्र में मूर्ति को स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भी किया गया। लेकिन सरकार का लक्ष्य 14 अप्रैल 2017 तक प्रतिमा का निर्माण पूरा करने का है। हालांकि यह काम 1 साल के भीतर पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हो रही थी। मूर्ति स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 7 साल लग गए। आखिरकार 14 अप्रैल को अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। तेलंगाना सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी अंबेडकर की प्रतिमा टैंक बंड इलाके में 125 फीट ऊंची है। यदि यह प्रतिमा स्थापित होती है तो यह न केवल तेलंगाना बल्कि देश के प्रतीक के रूप में खड़ी होगी। इस परियोजना का निर्माण बुद्ध पूर्णिमा परियोजना के तहत NTR गार्डन से सटे क्षेत्र में किया गया, जो टैंक बंड पर किया जा रहा है। अंबेडकर के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए अंबेडकर स्क्वायर में एक संग्रहालय और सम्मेलन कक्ष भी स्थापित किया गया। नया सचिवालय NTR गार्डन, तेलंगाना शहीद स्मारक, जल विहार, लुम्बिनी पार्क, हुसैन सागर बोटिंग, बिंडला मंदिर स्मारक के पास स्थित है। इस प्रकार अंबेडकर प्रतिमा को देखने आने वाले पर्यटक अन्य स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। पिछले सरकार में डिप्टी CM कदियम श्रीहरि के नेतृत्व में मंत्री जगदीश रेड्डी, सांसद पसुनोरी और दयाकर, बालका सुमन, विधायक रसामई बालकृष्ण और अरूरी रमेश की एक उपसमिति ने प्रतिमा का नमूना लेने के लिए फरवरी 2017 में चीन का दौरा किया था। इस स्थगन के बाद CM केसीआर ने मंत्रियों विमला प्रशांत रेड्डी और कोप्पुला ईश्वर को यह कहते हुए जिम्मेदारी सौंप दी कि इसे 14 अप्रैल 2023 को खोला जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले महाराष्ट्र के पद्म भूषण रामवंजी सुतार और उनकी बेटी अनिल सुतार को डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके द्वारा डिजाइन की गई खड़ी प्रतिमा के डिजाइन को सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि यह 1 साल में बन जाएगी, लेकिन अंबेडकर की प्रतिमा के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ा।
सांसद के आकार में बन रहे बेसमेंट के लिए निर्माण कंपनी आगरा, नोएडा, जयपुर व अन्य जगहों से लाए गए लाल व भूरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल कर रही है। प्रतिमा की जूती, पैर, हाथ, भारतीय संविधान पुस्तक, कंधे आगे की ओर इशारा करते हुए दाहिने हाथ, सिर आदि को नोएडा में अलग अलग हिस्सों में कांस्य से बनाया गया था और लोरियों द्वारा लाया गया था। मूर्ति को मजबूत बनाने के लिए अंदर एक स्टील की संरचना का उपयोग किया गया है। व्यक्तिगत भागों के समग्र संरेखन का पूरा होने के बाद पॉलीयूरेथेन रसायनों के साथ कोटिंग की गई है और टैंक बंद के पानी के साथ साथ हवा में रसायनों के प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण मूर्ति की चमक कम होने से बचाने के लिए एक विशेष ध्यान रखा गया। आम्बेडकर की प्रतिमा के निर्माण में बहुत सावधानी बरती गई है। यहाँ तक कि सबसे भारी तूफान का सामना करने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। आम्बेडकर के जीवन इतिहास को दर्शाने के लिए संग्रहालय में आम्बेडकर के चित्र, संविधान के श्रम को दर्शाने वाली तस्वीरें होगी। यह प्रतिमा 155 टन स्टील और 111 टन कांसे से बनी है। तेलंगाना सरकार ने करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रतिमा की चौड़ाई जहां 45 फीट है, वहीं नीचे पार्लियामेंट के आकार में व्यवस्थित आसन 50 फीट तक ऊंचा है। इसका निर्माण केपीसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। राज्य सरकार को उम्मीद है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की प्रतिमा तेलंगाना का एक प्रतीक होगी। साथ ही यह क्षेत्र नया सचिवालय, तेलंगाना शहीद स्मारक, एनटीआर गार्डन, जाला बिहार, लुम्बिनी पार्क, हुसैन सागर बोटिंग, बिरला मंदिर आदि के साथ प्रमुख पर्यटन स्थल होगा। और इस प्रतिमा का उद्घाटन 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन सीएम केसीआर के हाथों किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर को राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भाजपा के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने सीएम केसीआर पर टीएसपीएससी लीक में हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, केसीआर 30 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना कैबिनेट ने शिकायत की, अलीबाबा 40 चोर हो गई है। उन्होंने कहा, केसीआर सरकार तेलंगाना में अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा, राज्य में केसीआर का राज चल रहा है। केसीआर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने आलोचना की, केसीआर तेलंगाना को भ्रष्ट कर रहे हैं। प्रदेश में शराब माफिया और लीकेज माफिया चला रहे हैं। जनता राज्य सरकार से काफी नाराज है। बीआरएस सरकार का जनता की सुनामी में बह जाना तय है। धोखा किया गया है, मजाक किया गया है, छात्रों के जीवन के साथ घिनौना मजाक किया गया है। असहाय नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संजय बंडी जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके द्वारा पेपर लीक होता है, ये जो टीएसपीएससी का जो एग्जाम है उसकी लीकेज के हाथ केसीआर के कुटुंब तक जाते हैं। ये लीकेज माफिया चल रहा है तेलंगाना में। पहले लीकर माफिया, लूट माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, और केसीआर की सरकार ने एक और गिफ्ट दिया है, लूट माफिया। एक और गिफ्ट दिया है, पेपर लीक माफिया। ये पेपर लीक का खेल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतने एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस टीएसपीसीएस के एग्जाम, वो कैसे लीक हो गए? किसने लीक किए? उससे ध्यान बटाने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि मसले से डाइवर्ट किया जाए। जनता क्रोशित है केसीआर साहिब, आपके कुटुंब के अहंकार से, आपके कुटुंब के भ्रष्टाचार से, आपके कुटुंब के माफियाइज्म से। आज तेलंगाना में सरकार नहीं है, तेलंगाना के अंदर मंत्रिमंडल नहीं है। ये मंत्रिमंडल है अली बाबा 40 चोरों का मंत्रिमंडल है, जो रोज लूट की प्लानिंग बना रहा है, जिसके कारण तेलंगाना की जनता के मन में आक्रोश है। केसीआर परिवार के खिलाफ घृणा है, घृणा।
केसीआर साहेब, ये जो आक्रोश है, ये घृणा जो केसीआर साहिब आपके परिवार के बारे में, आपकी सरकार के बारे में, तेलंगाना की जनता के मन में जो घृणा है, वो घृणा आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये आंदोलन आपकी जेल की दीवारें, आपकी जेल की सलाखें, तेलंगाना के आक्रोश और तेलंगाना के लोगों के मन में जो घृणा है, आपकी जेल की दीवारें और जेल की सलाखें उसको रोक नहीं सकती। पूर्व बीआरएस नेता और जीएचएमसी कॉर्पोरेटर आदम विजय कुमार ने कहा वह बीजेपी में शामिल हो गए क्योंकि उन्हें बीआरएस पार्टी जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है वह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा वह हाल ही में हुए लीकेज घोटालों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की संलिप्तता से दुखी है, जिनका लीकेज से कोई लेना देना नहीं है। अतीत में एक कॉर्पोरेटर के रूप में प्रदान की गई सेवाओं ने उन्हें लोगों के करीब ला दिया। विजय कुमार ने रूबरू के दौरान कहा उन्होंने अपने शुभचिंतकों के सुझाव के बाद यह फैसला लिया, उनके अनुयायियों को भी भाजपा में शामिल होना चाहिए। सेवानिवृत्त आईएएस विनोद अग्रवाल ने खुलासा किया धरनी पोर्टल उपयोगी है, लेकिन कुछ नए लागू किए गए बदलावों के कारण कई समस्याएं हैं। विनोद अग्रवाल ने कहा पुराने तरीकों से समस्याओं को हल आसानी से किया जा सकता है। ग्लोबल होम्योपैथी फाउंडेशन अध्यक्ष जयेश सांघवी ने कहा होम्योपैथिक दवा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस महीने की 9 तारीख को आईआईसीटी ऑडिटोरियम हब्सीगुड़ा में एक राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संबंधित विवरणिका का विमोचन डॉक्टर एस प्रवीण कुमार, सतीश और वॉल्स मेनन के साथ सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में किया गया। राज्यपाल तमिलिसाई मुख्य अतिथि होंगे और सम्मेलन में शुरुआत करेंगी। सम्मेलन में देश भर से लगभग 350 होम्योपैथिक चिकित्सक भाग लेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का जन्म उन्होंने कहा होम्योपैथी द्वारा मानवता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को समग्र स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी की विशिष्टता से अवगत कराया जाएगा। ऐसा कहा जाता है यह बिना किसी साइड इफेक्ट के बीमारी को ठीक कर देता है। तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में पार्टी के कई नेताओं ने इंदिरा पार्क में मूर्तियों की प्रथा शुरू की है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां स्थापित करने की मांग की। नेताओं ने कहा समाज सुधारक बड़ुगास के जनक है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड, कांग्रेस नेता वीएच माला महानाडू, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेन्नैया विमलक्का सहित विभिन्न जाति संघों और विभिन्न दलों के नेताओं ने इस दीक्षा में भाग लिया। क्या मोदी का हैदराबाद दौरा राजनीतिक मोड़ लेगा? पहले जब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद आए थे तो ऐसा कोई हॉट टॉपिक नहीं था, लेकिन चुनाव आते आते राज्य भर में बीजेपी की बढ़ती ताकत और साथ ही बीआरएस के लिए घटना समर्थन, मोदी का आगमन भाजपा के लिए उत्साहजनक लग रहा है, जबकि बीआरएस पार्टी कुछ हद तक निराश है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार की यह आलोचना हो रही है उसने तेलंगाना के विकास के लिए कुछ नहीं किया, वहीं मोदी के दौरे ने ऐसे समय में सरगर्मी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद आएंगे। वह बेगमपेट एयरपोर्ट से सीधे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उसी दिन मोदी दूसरे वंदे भारत ट्रेन शुरू करेंगे, जो तेलुगु राज्यों के बीच सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलेगी। बाद में मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। यात्रियों को अगले 40 साल तक जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। हैदराबाद शहर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए तैयार है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी परेड ग्राउंड में जनसभा में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, सांसदीय बोर्ड के सदस्य और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। दूसरे वंदे भारत मंच का दौरा करने के बाद नेताओं ने परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी के दौरे के दौरान सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इसी मौके पर भाजपा सरकार तेलंगाना के लिए जो कुछ नहीं कर रही है उसकी आलोचना करने वाले बीआरएस नेता सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने शिकायत की कि बीआरएस नेता कायर हो गए हैं, जो यह नहीं देख सकते कि वे तेलंगाना के विकास के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में सहयोग नहीं कर रही है। बीआरएस के नेता विकास को पहुंचा नहीं पा रही है, इसलिए उन्होंने केंद्र पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया। राज्य सरकार एमएमटीएस के दूसरे चरण के कार्यों में भी सहयोग नहीं कर रही है। भले राज्य सरकार शेयर फंड नहीं दे रही है, मोदी ने बताया कि सरकारी फंड से काम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि वे कम खर्चे में कम समय में गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि वे लगभग उसी समय गंतव्य तक पहुंच रहे हैं जिस समय उड़ान का समय होता है। किशन रेड्डी ने खुलासा किया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण 8 अप्रैल को किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी दोहरीकरण का काम शुरू करेंगे, जो 1400 करोड़ की लागत से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 1366 करोड़ से बीबी नगर एम्स के एक नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने भले RRR सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हो, लेकिन अब तक 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के विकास कार्यों में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएमटीएस चरण 2 की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि वह एमएमटीएस फेज 2 पर 4 साल से राज्य सरकार को पत्र लिख रही है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रही। किशन रेड्डी ने आलोचना की कि एक एमएमटीएस में देरी हुई क्योंकि राज्य सरकार ने समझौते का पालन नहीं किया। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने मंत्री केटीआर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की कड़ी निंदा की है। बीआरएस नेताओं ने टिप्पणी की है कि मोदी का विकास अकल्पनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के अवसर पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कहा है कि यह तेलंगाना राज्य में भाजपा सरकार के विकास का एक प्रमाण है। उन्होंने नौकरी के नाम पर लाखों युवाओं को ठगने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं के पास प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना नहीं है। उन्होंने तेलंगाना सरकार की एक अक्षम सरकार के रूप में आलोचना की, जो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार के असहयोग के कारण केंद्रीय परियोजनाओं में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि रेल विभाग से तेलंगाना को इतनी बड़ी धनराशि आवंटित की गई जितना पहले कभी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मोदी तेलुगु राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने तेलुगु राज्यों को दूसरी वंदे भारत ट्रेन देने के लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है। भवानीपुरम स्थित श्री वेंकट साई ओल्ड एज होम में मातृमूर्ति राजकुमारी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पीले रविकांत ने 24 बुजुर्गों को नए वस्त्र वितरित किए। रेस्पॉन्सिव हार्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बुजुर्गों को नए वस्त्र वितरण का आयोजन किया गया। दोपहर में बुजुर्गों को वस्त्र वितरण के साथ ही भिक्षा का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पुली श्रीनिवास प्रसाद यादव ने कहा, ट्रस्ट के तत्वावधान में पिछले 10 महीनों में तेलुगु राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में 23 सेवा कार्यक्रम मित्रों और कई दानदाताओं के वित्तीय सहयोग से आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में दाता देवी सुकन्या, शेख चंद्र पाशा, श्रीनिवास यादव, सीएच प्रभाकर राव, सूर्य कुमारी, स्वर्णलता, वृद्धाश्रम प्रशासक नागराजी और अन्य ने भाग लिया। सिकंदराबाद लाइफ चेंजिंग रिवाइवल चर्च के तत्वावधान में छावनी में गुड फ्राइडे समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, क्रॉस पर मृत्यु के तीसरे दिन यीशु के पुनरुत्थान को चिन्हित करने के लिए गुड फ्राइडे समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ईसाई शामिल हुए। उन्होंने कहा, ईसा मसीह एक इंसान के रूप में धरती पर आए और लोगों को शांति और करुणा का संदेश दिया। इस मौके पर स्टीफन पॉल ने कहा, दुनिया को बहुत कुछ सीखना चाहिए।